मध्य प्रदेश में कोरोना फिर पैर पसार रहा है। दिन ब दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। राज्य में शुक्रवार को 24 घंटे में 467 केस सामने आए। ये बीते एक महीने में सबसे ज्यादा है, जिसमें इंदौर में 173 और भोपाल में 104 मरीज मिले हैं। एक महीने पहले 1 फरवरी तक रोजाना 151 केस सामने आते थे। बीते 4 दिनों में संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ी है। अब हर रोज संक्रमितों की संख्या 450 के पार हो गई है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर और भोपाल में नाइट कर्फ्यू लगाने पर निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि सीएम ने पहले ही आगाह कर दिया था कि अगर भोपाल इंदौर में पॉजिटिव की संख्या बढ़ती है तो नाइट कर्फ्यू लगा सकते हैं। नाइट कर्फ्यू से थोड़ी कि कोरोना के पेशेंट कम आएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। नहीं, नाइट में ऐसा कोई खास बेनिफिट नहीं है। लोग निकलने वाले तो निकलते हैं, उससे कोई खास फ़ायदा नहीं होगा। और रात को ही तो ग्राहकी होती है, उससे कोई ऐसा कोई बेनिफिट तो होगा नहीं। रात में वैसे अगर 8 बजे बंद होता है तो अच्छी बात है। वो क्यों? क्योंकि बिजनेस तो वैसा है नहीं। अगर टाइम अगर ज़्यादा रखें, 9 बजे तक का रखें कम से कम, तो उस हिसाब से फिर ग्राहक भी निकलेगा और आएगा। तो हम लोग तो इंतज़ार करते हैं कि कस्टमर कब आए, तो आम लोगों के लिए तो परेशानी है ना। हर दिन तेजी से बढ़ते आंकड़े चिंतित करने वाले हैं, लेकिन इस संवेदनशील मुद्दे पर भी पक्ष विपक्ष में एकजुटता नहीं दिखती। नाइट कर्फ्यू लगाने की अटकलों पर विपक्ष ने चुटकी ली, तो उधर सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष के सवालों को हंसी में उड़ा दिया। जो उसकी पाबंदियां थी जो कम की, उसकी वजह से ये सब बढ़ता गया। और कर्फ्यू लगाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि सही कहा है किसी ने कि रात में कोरोना को दिखता नहीं, क्या कादर खान हो जाता है क्या। नाइट कर्फ्यू अगर लगे तो शराब की दुकान भी 8 बजे बंद हो तो कुछ कंट्रोल हो सकता है। अरे भैया, कौन कह रहा, किसने कहा रात में लगाएंगे, दिन में लगाएंगे? नहीं, अभी इस पे चल रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम पूरा सोच विचार करके ही निर्णय लेंगे। प्रदेश में शुक्रवार तक के आंकड़ों की बात करें तो अब तक संक्रमितों का आंकड़ा 2,64,214 तक पहुंच चुका है। इनमें से 2,56,819 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 3,868 संक्रमितों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब कोरोना एक्टिव केस की संख्या 3,527 तक पहुंच गई है। अब तक कुल 58,63,341 सैंपल लिए जा चुके हैं। करीब 10 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है। लेकिन इन आंकड़ों के बावजूद सियासत है कि मानती नहीं। इस लड़ाई को लड़ने में कांग्रेस को बीजेपी सरकार का सपोर्ट करना चाहिए और सरकार को भी इस जंग को जीतने विपक्ष के सुझाव और मदद लेनी चाहिए। लेकिन हो रहा इसका उल्टा है। महामारी पर सियासी खींचतान से लड़ाई कहीं कमजोर तो नहीं हो रही। ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। आज का हमारा मुद्दा है कोरोना रिटर्न्स, सियासी भिड़ंत। कोरोना से जूझते हुए दुनिया को तो एक साल हो गया, लेकिन अब भी ये कई देशों में त्राहिमाम मचा रहा है। हमारे देश में इसके संक्रमण का असर दिसंबर से कम जरूर हुआ, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। इसी कोरोना में उपचुनाव भी हुए। एक बार फिर कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है और नगरीय निकाय चुनाव सिर पर हैं। हालांकि प्रदेश सरकार ने इसे अच्छे से हैंडल किया। पहले के मुकाबले सुविधाएं भी बेहतर हुई, वैक्सीनेशन भी शुरू हुआ, लेकिन फिर भी कोरोना का खतरा टला नहीं है। इसके संक्रमण से बचने लोगों को उसी तरह से सावधानी रखनी होगी। सरकार भी अपने स्तर पर सजग है, कुछ नए कड़े कदम उठाने की तैयारी है, लेकिन इसी तैयारी पर सवाल भी उठने लगे हैं। तो बात आज फिर कोरोना और इस पर हो रही सियासत को लेकर, और इस बातचीत के लिए जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, एक बार आपसे उनका तारुफ कराऊं, उसके बाद चर्चा शुरू होगी। ग्वालियर से आशीष अग्रवाल साहब जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है आशीष साहब। अवनीश सिंह बुंदेला साहब इस वक्त भोपाल स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं। बुंदेला साहब स्वागत है। इंदौर से हर्षवर्धन प्रकाश साहब जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हर्षवर्धन साहब, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत आपसे हर्षवर्धन साहब, सियासत है कि मानती नहीं, आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश, कोरोना और सियासत, अगर इन तीन चीजों का हम कॉम्बिनेशन बैठाएं, क्या कुछ महसूस करते हैं? बात मार्च 2020 से आप शुरू करें। देखिए, पहली बात तो ये कि हम इस सदी का सबसे बड़ा महामारी का संकट झेल रहे हैं और इस पर सियासत की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लेकिन सियासतदान है कि मानते नहीं, वो सत्ता पक्ष पे आरोप लगाते हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष पे आरोप लगाता है।
और मुझे लगता है कि ये कोई लोकतंत्र में अच्छा संकेत नहीं है। मतलब ये मानवीय त्रासदी है सबसे बड़ी कोरोना इस युग की, और हम लगातार अगर सियासी खींचतान में फंसे रहे, हम बातचीत करते रहे, तो कुछ अच्छा संदेश नहीं जाएगा। अब जहाँ तक सरकार का सवाल है सोहेल, सरकार कोई लंबा लॉकडाउन लगाने की स्थिति में नहीं है। सरकार ने देख लिया कि लॉकडाउन लगाने का क्या परिणाम होता है। इतनी बड़ी आबादी, गरीब आबादी का पेट भरना, रसद पहुंचाना, खाद्यान्न पहुंचाना, दूध पहुंचाना इतना आसान नहीं होता। तो सरकार लॉकडाउन के फेवर में कभी नहीं रहेगी आगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इससे पूरा आर्थिक तंत्र भी ठप पड़ जाता है। जैसे जैसे हम कुछ जीडीपी पॉजिटिव में लेके आए हैं देश की, भले ही बहुत कम अंकों में, लेकिन पॉजिटिव हुई है। तो मेरा ये मानना है कि अब सरकार तो ठीक है, विपक्ष भी ठीक है, लेकिन जनता को अपनी हिफाजत खुद करनी होगी। क्योंकि आप ये उम्मीद करें कि पुलिस या प्रशासन कोई अधिकारी हर घर के सामने खड़ा हो डंडा लेके, तो मुश्किल है कि आप अपनी हिफाजत आप खुद करें, सरकार की बात माने और सियासत कम से कम ना करें। चलिए ठीक है, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस की तरफ से शुरुआत करूंगा। अवनीश सिंह बुंदेला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह के हालात हम मुल्क में देख रहे हैं, तकरीबन उसी तरह के हालात मध्य प्रदेश में भी है। सियासी संकट तो मध्य प्रदेश में 2020 में रहा ही, लेकिन हम एक बड़े आर्थिक संकट से भी जूझे, और यकीनन कोरोना उसकी वजह थी। हम शायद दोबारा अब उस स्थिति में नहीं हैं, उस हालत में नहीं हैं कि लॉकडाउन में दोबारा से लौटें। ऐसे में अगर कुछ गंभीर सुझाव बतौर विपक्ष आप सरकार को देना चाहें, तो वो क्या कुछ हो सकते हैं, और क्या आपकी तरफ से दिए गए हैं, और क्या रिएक्शन सरकार ने उस पर दिया है? देखिए सोहेल जी, कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बाकायदा कोरोना के मामले में सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई है। हमने कभी भी कोरोना के नाम पर राजनीति नहीं की, लेकिन हाँ, एक दुखद पहलू ये है सोहेल साहब, आपने खुद देखा मध्य प्रदेश में पल पल पर, पग पग पर कोरोना के नाम पर भ्रष्टाचार भी हुआ है, एवं कोरोना के नाम पर राजनीति भी हुई है। आपने देखा किस तरह से कोरोना का हवाला देकर हमने उपचुनाव भी में देरी होती देखी, और नगरीय निकाय चुनाव भी हम देखें कितनी देरी से हो चले हैं, उनमें भी कई बार कोरोना का हवाला दिया गया। आपने ये भी देखा होगा सोहेल भाई कि जब उपचुनाव हो रहे तो किस तरह से कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं पर निरंतर एफआईआर दर्ज होती रही, लेकिन भाजपा के नेता निरंतर अपनी बड़ी बड़ी सभाएं करते रहे, अपनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स करते रहे, उनके ऊपर कोई गाइडलाइन नहीं बनी, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात सोहेल भाई, हमने कुछ दिन पहले ही देखा था कि कोरोना के नाम पर मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार में एक घोटाले उजागर हो रहे हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं। अभी आपको याद हो कि त्रिकुटु चूर्ण जो था, 174 करोड़ का त्रिकुटु चूर्ण के लिए पैसा अलॉट हुआ था। आश्चर्य की बात तो ये देखिए सोहेल भाई, इस प्रदेश की आबादी 7.5 करोड़ है, और 8 करोड़ रुपए सिर्फ पैकिंग में ही खर्च कर दिए जाते त्रिकुटु चूर्ण के। आश्चर्य की बात है। और वो चूर्ण जो था साहब, वो 124 करोड़ का उन 8 मेडिकल कॉलेजों को दिया जाता है, प्राइवेट मेडिकल जो इंस्टीट्यूशन हैं, और उसमें से 2 ऐसे मेडिकल हॉस्पिटल थे जो कि कहीं ना कहीं व्यापार में भी संलिप्त थे, एक चिरायु और एक अरविंदो इंदौर का। तो ये सारे हमने देखे, ये सारी स्थिति हमने मध्य प्रदेश में देखी। देखिए आज बेचारी जनता कंफ्यूज है, क्योंकि हमारी सरकार ने तो कोरोना खत्म होने की, कहते ना, खुशी भी मना ली, अपनी पीठ भी थपथपा ली कि हमने कोरोना की जंग जीत ली है। अरे साहब, ये कोरोना सिर्फ शिवराज सरकार ने एक चुनावी कोरोना बनाकर रख दिया है इसको। जनता आज कंफ्यूज है कि हम घर से निकले मास्क पहने, क्या करें, कोरोना गाइडलाइन है अथवा नहीं है। क्योंकि हमने निरंतर देखा, बीच में देखा एक माहौल ऐसा आया, कोरोना खत्म हो गया, जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहे हैं सोहेल भाई, ये इसको संजोग कहें या कहीं ना कहीं सरकार की एक अपनी रणनीति कहें कि चुनाव नजदीक आते हैं, कोरोना का जो कहते हैं ना जिन्न जो है, फिर से बोतल से निकल कर बाहर आ जाता है। तो आशीष अग्रवाल साहब, आपने सुना लगातार जो हर्षवर्धन साहब ने शुरुआत की, उसके बाद अवनीश सिंह बुंदेला साहब ने भी कई गंभीर आरोप लगाए, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सरकार कोरोना की आड़ में सियासत भी कर रही है। तो ये कि क्या कुछ जवाब अवनीश सिंह बुंदेला के इन तमाम सवालों का आपके पास? और दूसरी बात ये कि अगर हम लॉकडाउन जैसी स्थिति में नहीं लौट रहे हैं, तो सरकार किस तरह की तैयारियां बेहद गंभीरता के साथ आगे करने जा रही है, जो हमें आने वाले वक्त में नजर आ सकती है? देखिए, मैं सबसे पहले सकारात्मक पक्ष से शुरू करता हूं जी।
तो मध्य प्रदेश उन राज्यों में से है जिन्होंने इस देश के औसत जो आंकड़े थे, चाहे वे मृत्यु दर हो या रिकवरी रेट हो, उससे बेहतर काम किया। हम जनसंख्या में लगभग 6वें नंबर पर हैं, परंतु कोरोना के संक्रमण के मामले में सदैव 15वें से 17वें नंबर पर नजर आए। यह पर्याप्त प्रमाण है कि 23 मार्च के बाद जब से लोकनायक शिवराज सिंह जी ने अपनी सरकार संभाली और शपथ लेने के बाद पहली मीटिंग कोरोना संक्रमण से मध्य प्रदेश के वासियों को बचाने के लिए जब उन्होंने मीटिंग ली वल्लभ भवन में, तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई सही दिशा में गई। अब कांग्रेसियों ने क्या किया, तो कांग्रेसी भ्रम के वातावरण में रहे। मैं आदरणीय बुंदेला जी की बात नहीं कहूंगा, परंतु मैं तो कहूंगा कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी भ्रम की अवस्था में थी। कोरोना के समय में भी सोनिया गांधी प्रवासी मजदूरों को ट्रेन के मामले में भड़काती और भ्रम फैलाती दिखी। उसके बाद राहुल गांधी कभी कुछ कहते थे कि लॉकडाउन लगाओ, और जब लॉकडाउन लग जाता था तो उसको वापसी की मांग करते थे। और जब महाराष्ट्र जो उनका शासित राज्य था, वहां पर इतने बड़े मामले आते थे तो वो हाथ खींचते नजर आते थे, कहते कि हमारी सरकार नहीं है। तो बेहद ही नकारात्मक विपक्ष का रवैया रहा। और मुझे लगता है कि उसके बाद जितने भी चुनाव हुए हों, जनता ने भी ये तय कर दिया कि विपक्ष नकारात्मक अपने रवैये में भी था। और 28 उपचुनावों में खासकर मध्य प्रदेश की जनता ने बता दिया कि कोरोना की लड़ाई में शिवराज सिंह जी की सरकार सफल साबित हुई है और ये विफल साबित हुए। अब देखिए, कहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो मेरे मित्र ने कुछ आरोप लगाए। आरोप क्या लगाए? जैसे भ्रष्टाचार के। तो मैं कहता हूं कि ये देश तो लोकतांत्रिक देश है। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो आप क्यों नहीं न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाते हो? सच्चाई ये कि आपके आरोप राजनीतिक होते हैं, आप राजनीतिक माइलेज लेना चाहते हो। इस मध्य प्रदेश में वो चूर्ण बटा, हमें गर्व है इसको कहने में, और इसीलिए हमारे यहाँ इम्यूनिटी बेटर रही, हमारे प्रयास सफल हुए, ये आप हमारे आंकड़ों से देख सकते हैं। उसके बाद आप स्वयं अपनी बातों में आज भी भ्रम की स्थिति में आप करें कि चुनावी कोरोना। अरे भैया, आप अभी तक कोरोना की गंभीरता नहीं समझ पाए तो आपके कार्यकर्ता क्या समझेंगे? कुल मिला के मध्य प्रदेश की सरकार ने 23 मार्च के बाद जिस तरह से कोरोना से लड़ने में सफलता हासिल की है, मुझे ऐसा लगता है कि उसी गंभीरता से वर्तमान में सरकार इसको गंभीरता से ले रही है। जो मामले बढ़ रहे हैं उन क्षेत्रों को बहुत बारीकी से मॉनिटर किया जा रहा है और जितने भी एहतियात है वहां पे पालन कराए जाएंगे। और अब तो मध्य प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमने 23 मार्च के बाद इंप्रूव कर दिया है। हमें पूरा विश्वास है जिस तरह से पहले लड़ाई जो हमने पहली चरण की जीती थी, कोरोना से ये दूसरे चरण की लड़ाई भी हम बहुत अच्छे से जीतेंगे। ठीक, बुंदेला साहब, जवाब आपसे ही लूँगा। एक तो ये कि सियासी माइलेज लेने के लिए कांग्रेस तमाम मुद्दों को उठाती है, और इस सवाल के साथ एक सवाल मैं अपना भी जोड़ देता हूं। जब हमने पीसी साहब की बाइट सुना रहे थे, उनका बयान सुना रहे थे, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन तब लगना चाहिए लेकिन शराब की दुकानें भी 8 बजे बंद होना चाहिए। ऐसा लगता है कि वो अपने बयान में तंज ज़्यादा कसते हैं, गंभीरता ऐसे तंज के साथ कुछ कम हो जाती है। देखिए, शराब की दुकान निश्चित तौर पे बंद होना चाहिए क्योंकि उनमें काफ़ी भीड़ लगी रहती, ग्रुप में लोग खड़े होते हैं। और बाकी राजनीतिक माइलेज की जहाँ तक बात है, मैं सोहेल भाई, मैं मेरे सम्मानित मित्र से बताना चाहूँगा कि जिस देश में 2013-14 में एक झूठा प्रोपेगेंडा रचा जाता है और झूठ बोला जाता है जनता से कि हम लोकपाल देंगे, हम 30 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल देंगे, डीजल देंगे, 1 रुपए का डॉलर हो जाएगा, 15 लाख रुपए हर एक के खाते में आएंगे, तो ये कहने का मुझे लगता है भाजपा के किसी नेता को हक नहीं रह जाता है। हम बात कोरोना की करते हैं सोहेल भाई, कोरोना की जहां तक संवेदनशीलता की बात है, मैं बताता हूं, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये इनकी सरकारें कितनी संवेदनशील रही हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जनवरी में कह दिया था कि आप हवाई सीमाएं बंद करिए, लेकिन उन्होंने हवाई सीमा बंद नहीं की, बल्कि उन्होंने एक नमस्ते ट्रंप नाम का कार्यक्रम कराया। तो आप देखें उस कार्यक्रम में, अगर आप देखें, सबसे ज्यादा कोरोना की भयावह स्थिति रही है दिल्ली के आसपास, अहमदाबाद के आसपास, गुजरात में, जहां पर नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम किया गया। और सबसे बड़ी बात, आज अगर आप कह रहे थे कि हम कोरोना के प्रति थोड़ा सा, अगर कोरोना कम हुआ था देश में सुनील भाई जी, तो मुझे एक बात बताएं, आपने अभी हवाई सीमा बंद क्यों नहीं की? आप ये देखें, जब सबको मालूम है कि यूएस में, यूके में कोरोना स्ट्रेन एक नई बीमारी फैल रही है, और वो आज ही से दिल्ली में पता चला है कि उसके 6 पेशेंट पाए गए जिनकी मौत हुई कोरोना स्ट्रेन से, तो आपने फिर उसमें लापरवाही बरती। क्योंकि आप एक बात समझें, देखिए, सिर्फ कोरोना पहली महामारी नहीं है जो इस देश में आई। इसके पहले आपको याद हो, कांग्रेस शासन काल में हैजा, प्लेग,
मलेरिया, डेंगू, कुष्ठ रोग, जिनसे पोलियो, जिससे बकायदा हमने देश को मुक्त कराया, हम गर्व से कह सकते हैं। हमने उसके ऊपर राजनीति नहीं की। प्लेग में क्या होता था, हैजा में आपने देखा सोहेल भाई कि गांव के गांव सीधे संक्रमित हो जाते थे और हजारों की संख्या में लोगों की मौतें हो जाती थी प्लेग से, हैजा से। तो मैं वही बात बताना चाह रहा हूं कि हमने राजनीति नहीं की। मेरे मित्र जो आशीष अग्रवाल जी कह रहे हैं कांग्रेस ने राजनीति नहीं की इस पर, हमने सदैव इस पे आपका सहयोग किया। लेकिन आप बताएं, क्या कोरोना की आड़ में भ्रष्टाचार नहीं हुआ? हमने नहीं देखा मध्य प्रदेश में कोरोना के जो शव थे उनके शवों को चूहे कुतर कर खा गए। इंदौर के एमवाई अस्पताल में क्या ये इस प्रदेश में घटित नहीं हुआ कि ऑक्सीजन की कमी के कारण आपको महाराष्ट्र और राजस्थान के दिल्ली के सामने घुटने टेकने पड़े? इस राज्य को ऑक्सीजन तक हम नहीं दे पाए। और सबसे बड़ी बात सोहेल भाई, एक खुले तौर पे एक आरोप लगा रहा हूं, शायद ये किसी के दिमाग में नहीं है, किसी ने कहा नहीं होगा। जब आपने खुद ही आप कह रहे हैं, आपने मतलब आपके निर्णयों ने इस चीज को साबित किया कि आप कोरोना के प्रति लापरवाह हो गए। साहब, आपने मध्य प्रदेश के 50 कोरोना सेंटर्स को बंद क्यों किया? इस बात का आप जवाब दीजिए। सिर्फ भोपाल एवं इंदौर के कोरोना सेंटर को छोड़ दें सोहेल भाई, आप भी जानते हैं प्रदेश के सारे कोरोना कोविड सेंटर इन्होंने बंद कर दिए। इसका क्या कारण है? ये जवाब आशीष अग्रवाल साहब से ले लूंगा, लेकिन उससे पहले हर्षवर्धन साहब लगातार इस चर्चा को सुन रहे हैं। हर्षवर्धन साहब, कांग्रेस का एक सवाल अतीत के आईने में और दूसरा भविष्य को लेकर जो वो चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि जब मध्य प्रदेश में उपचुनाव आए उस वक्त एक बार फिर कोरोना की सख्त गाइडलाइन बनाई गई, हालांकि पालन पूरी तौर पर कांग्रेस पर नज़र रखकर किया गया। और दूसरी जो आशंका जता रहे हैं कि अब एक बार फिर कोरोना उठ रहा है तो नगरीय निकाय चुनाव सामने है। एक पत्रकार की नज़र किस तरह देखती है इन तमाम आरोपों को? दोनों ही दल, मेरा ऐसा मानना है सोहेल, के बहुत ही सतही राजनीति कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप की। मैं आपको बताऊं कि इंदौर में पिछले महीने 21 फरवरी को कमलनाथ आए थे, संभागीय सम्मेलन था कांग्रेस का, बहुत भीड़ भरा आयोजन था। किस कदर कोरोना गाइडलाइन का पालन हुआ वो तस्वीरें बताती है। आज शनिवार को विष्णुदत्त शर्मा, वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष आए हैं भाजपा के। बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन है, बड़ा प्रोग्राम है। यहाँ भी सैकड़ों कार्यकर्ता थे, वहाँ भी सैकड़ों कार्यकर्ता थे। इन दोनों ही कार्यक्रमों में कितनी गाइडलाइन मानी जाती है ये तस्वीरें बताती हैं। तो जो राजनीतिक दल अपने कार्यक्रमों में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करा पाते, उनको एक दूसरे पे आरोप लगाने का बड़ा क्या अधिकार रह जाता है? ठीक, आशीष अग्रवाल साहब, ये तो हम देख रहे हैं लगातार मध्य प्रदेश में कि अब जो राजनीतिक मंच हैं वहाँ पर तो इस तरह की कोई गाइडलाइन नज़र नहीं आती, चाहे वो बीजेपी का राजनीतिक मंच हो चाहे कांग्रेस का राजनीतिक मंच हो। और इसके अलावा जो बातें अवनीश सिंह बुंदेला साहब कह रहे थे अव्यवस्थाओं की या फिर जो कमियाँ कोरोना काल के दौरान रहीं, शायद उससे तो देश के सभी राज्य जूझे हैं, क्योंकि किसी को अंदाज नहीं था कि इतनी बड़ी महामारी और इतनी बड़ी तैयारियाँ पहले से शायद रखना असंभव था। देखिए सोहेल जी, सबसे पहले तो मैं मेरे बड़े ही सम्मानित मित्र से आग्रह करूंगा कि वे अपनी राजनीति चमकाएं, अपनी पार्टी को डिफेंड करें, परंतु कम से कम मध्य प्रदेश के जो कोरोना योद्धा थे, कोरोना वॉरियर्स थे, हमारे नर्स स्टाफ था, हमारा चिकित्सक थे, हमारे सफाई कर्मी थे, ऐसे लोग जो जनरल मतलब क्लबों से थे, सामाजिक संस्थाओं से थे, जो लोगों को भोजन करा रहे थे, क्या आज वो इन सब के जो प्रयास थे उन पर मिट्टी डालने के लिए उतारूं? उनका ये कहना है कि इस मध्य प्रदेश में चिकित्सकों ने ट्रीटमेंट नहीं किया, चूहे काटते गए, तो कम से कम इतने हल्के स्तर की बातें ना करें। दूसरी बात, राहुल गांधी को सही में अगर इतना सब कुछ ज्ञान था तो उद्धव ठाकरे को, अशोक गहलोत को, भूपेश पटेल को क्यों ज्ञान नहीं मिला? कांग्रेस इस देश के लगभग 20% हिस्से पे अपना राज्य कर रही है इस समय वर्तमान में, और या अपने कोalition के साथ, और जितने भी कोरोना के संक्रमण के मामले आते थे वो लगभग 48 से 50% कांग्रेस शासित राज्यों से आते थे। तो आंकड़ों के हिसाब से भी ये झूठ बोल रहे हैं। फिर उसके बाद तीसरा झूठ, मेरा ये एक प्रश्न इनसे है जो बहुत स्पष्ट तौर पे मैं इनसे पूछना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता क्या कर रहे थे? उन्होंने कहां पे लोगों को पानी पिलाया, कहां पे लोगों को भोजन खिलाया, बल्कि वो तो इस पूरे प्रयास में थे कि मध्य प्रदेश में कैसे भी लाशों का अंबार हो और उसके बाद ये गिद्ध प्रवृत्ति की राजनीति करते हुए लाशों पर राजनीति करें। परंतु कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। वो तो शुक्र है भगवान का कि 23 मार्च के बाद इस मध्य प्रदेश की कमान लोकनायक शिवराज सिंह जी के पास आ गई थी।
और राजनीति में कोरोना, ये तो ऑफिशियल बयान कमलनाथ का था 12 मार्च को, जब पत्रकार मित्रों ने उनसे पूछा था कि कोरोना की क्या तैयारी, तो उन्होंने कहा था उनको तो कोरोना राजनीति से बढ़ाना है। ये गैर जिम्मेदाराना बयान कमलनाथ जी का था, और यही कारण था कि जब 23 मार्च को मध्य प्रदेश हमें मिला तब कोरोना फैल चुका था। हमारे प्रयासों से, हमारी सरकार के प्रयासों से ये संक्रमण काबू में रहा और कांग्रेस ही सिर्फ राजनीति करते रहे। ठीक, बुंदेला साहब, कोरोना को कभी कांग्रेस पार्टी ने, कमलनाथ जी ने नहीं नकारा। आप याद करें जब कमलनाथ जी की सरकार थी और फ्लो टेस्ट की बात होती थी, तो उस समय ये क्या कहते थे, इनके नरोत्तम मिश्रा या शिवराज सिंह चौहान जी बोलते थे कोरोना नहीं है, कांग्रेस का डरना है, कांग्रेस डर रही है। खुद इनके दुखद इस बात का है कि राज्यपाल ने भी बकायदा कोरोना को नकारा था। हमने जब कोरोना के कारण, याद करिए, हमने सदन स्थगित किया था, वो ये कह रहे थे कि कोई कोरोना नहीं है तो डरना है कांग्रेस का। और सोहेल भाई, सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कांग्रेसियों ने क्या किया, आप जाकर पता करें, जैसे भोपाल में ही पता करें, दिग्विजय सिंह जी की टीम, पीसी शर्मा जी की टीम, आरिफ मसूद जी की टीम ने कितना भोजन वितरित किया, शायद पता चल जाएगा। और सबसे एक बात बड़ी मैं बात बताना चाहूंगा, सब भ्रष्टाचार तो हुआ है, आप चाहे कुछ भी कहें, भाजपा के नेताओं ने आपदा में अफसर तो तलाशे हैं। आप जो कह रहे हैं ना, जो कोरोना वॉरियर्स, सोहेल जी प्रमाण मांगिए। अरे सुनिए, कोरोना वॉरियर्स की बात, अरे प्रमाण त्रिकुट चूर्ण है विधानसभा के पटल पर, आशीष जी जाकर पता कर लीजिए। सुनिए, ये जो कह रहे हैं ना 4,500 कोरोना वॉरियर की बात कर रहा हूं, जो इतने अभी उनकी बात कर रहे हैं, 4,500 स्वास्थ्य कर्मी जो कि बकायदा कोरोना काल में रखे गए थे, अभी इनकी सरकार ने निकाले, जो कि अभी बकायदा ज्ञापन दे किया है, उन्होंने बकायदा हड़ताल की, आंदोलन किया। याद है सोहेल भाई आपको, 4,500 स्वास्थ्य कर्मी इन्होंने निकाले हैं। और जहां तक ये कोरोना वॉरियर्स की बात करते हैं, इन्होंने इस तरह की घटिया दर्जे की, निम्न दर्जे की पीपीजी किट दी कि उन किटों को पहनकर ही स्वास्थ्यकर्मी खुद ही संक्रमित हो गए, कई स्वास्थ्यकर्मी तो उनको पहनकर बेहोश हो गए। तो ये सारे मैं बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने आपदा में अफसर तलाशे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी तो हैं ही घोषणावीर, घोषणाएं करके काम तो कुछ करना नहीं है। आप कह रहे हैं कि भला हो शिवराज जी ने राज्य की कमान संभाली, तभी तो शायद पेट्रोल 101 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, गैस की टंकी 875 बिक रही है, और बहु बेटियों पर निरंतर बलात्कार हो रहे हैं। याद करें, एनआरसीबी के आंकड़े हैं, एनसीआरबी के। जी देखिए, दरअसल बातचीत हमारी आज कोरोना को लेकर, अगर मैं 3-4 पॉइंट बता रहे हैं, वो सुशासन बाबू बन रहे, तो मैं सुशासन बाबू की खासियतें बता रहा था। चलिए, अतीत को अगर एक तरफ रखें, भविष्य में आप क्या कुछ उम्मीद करते हैं? पॉइंटर्स में बात कीजिएगा, समय कम है। क्या आप उम्मीद लगाते हैं सरकार से कि अब अगर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, किस तरह की सावधानी अब बरतनी चाहिए? देखिए, आर्थिक स्थिति जिस तरह की है, उन स्थितियों को देखकर मैं कहता हूं कि लॉकडाउन कम से कम जिस परिवेश में पहले लगाया गया था, सोहेल भाई, मेरा निवेदन है शिवराज सिंह चौहान से, उनकी सरकार से, क्योंकि मेरे भी मुख्यमंत्री हैं वो, अगर मैं भले कांग्रेस पार्टी का हूं लेकिन मैं इस प्रदेश का नागरिक हूं, तो मेरा निवेदन है, मेरी सलाह है कि कृपया करके लॉकडाउन का वो स्वरूप लेके ना आए, क्योंकि देश की, प्रदेश की आर्थिक हालात क्या होना चाहिए वो बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम ये जो शाम का जो लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू, मुझे लगता है वो शायद उसमें कुछ सुधार करने पड़ेंगे। बल्कि आप ये करें कि रोटेट करके मार्केट को ओपन करें, कि जैसे जो पहले भी आपने देखा होगा कि भोपाल में उन्होंने कहा आज यहाँ का मार्केट बंद रहेगा, इस तरह करेंगे तो शायद कुछ सुधार हो, क्योंकि लोग एक जगह एकत्रित नहीं होंगे। लेकिन नाइट कर्फ्यू मुझे लगता है थोड़ा इफेक्टिव नहीं। आशीष साहब, क्या कुछ तैयारियां सरकार की तरफ से, अगर आने वाले वक्त में कोरोना के मरीज बढ़ते जाते हैं? सोहेल साहब, देखिए, सबसे पहले तो कोई भ्रम, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जिम्मेदार चैनल के माध्यम से नहीं फैलना चाहिए कि कोई लॉकडाउन होने वाला है। दूसरी बात, मैं तो अपने कांग्रेसी मित्र से पूछता हूं, बड़ा सम्मान करता हूं कि उनके शासित राज्यों में कितना लॉकडाउन लग गया, क्यों एक जो व्यावसायिक साइकिल अपने रूटीन पर आई है उसको डराने का काम कर रहे हैं। बाद बाकी मध्य हम नहीं कर रहे आशीष जी, हम नहीं कर रहे लॉकडाउन की, कैसी बात कर रहे हैं? हाई लेवल मॉनिटरिंग हो रही है। प्लीज बुंदेला जी, मैं देखिए, बहुत जिम्मेदारी वाली बात है। मैं कहता हूं ना, क्यों नहीं आपके जो नेता प्रतिपक्ष हैं, आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो एक पत्र लिखते हैं, राजनीतिक पत्र तो लिखते हैं, लेकिन आज तक कोई सकारात्मक पत्र उन्होंने लिखा हो तो बताएं। और टीवी चैनलों पे हम कुछ भी बचकानी बातें करने लगेंगे जिसका संदेश ठीक नहीं जाए, तो मैं बड़े क्षमा सहित आपसे बात करता हूं, तथ्यों और तर्कों पे बात करें। मैं दावे के साथ आपसे कहता हूं कि किसी भ्रष्टाचार के आपके पास कागज है तो लेकर आए।
ऐसे उल जलूल बातें ना करें और कोरोना वॉरियर्स का क्या सम्मान आपके करें। खिलाफ आपके पास कागज थे 2G 3G के? 2014 में 15 लाख का वादा किया, आपने आरोप लगाए थे कोलगेट अरे के। मैं आपसे दूसरी बात नवीन कहता जिंदल हूं, बकायदा बाइट 2014 हो का गए, आपके मैनिफेस्टो पास ऑन कागज रिकॉर्ड थे? उपलब्ध है। आपके पास अगर कागज उसमें थे? नहीं 15 थे। लाख का आप जिक्र बता देंगे तो जो कहेंगे मैं मानूंगा। करके इस तरह की तो बात तथ्यों मत और करिए, तर्कों पे भ्रम बात मत करें। फैला आशीष अरे जी। शराब की दुकान बंद कराने वालों, तुम तो घर घर पग पग सुनिए, शराब पहुंचाने की लॉकडाउन व्यवस्था कर रहे थे। हमने नहीं महिलाओं कहा के कि लिए लॉकडाउन अलग होना शराब, चाहिए, क्या और कृपया मतलब करके हर तरीके की अपनी शराबों की बात आपने मेरे व्यवस्था मुंह से कर मत दी थी, कहलवाइए। आपके मंत्री मैंने इससे यही आपत्ति कहा करते वो थे। स्वरूप नहीं तो हो, कृपया मैंने भ्रम ना यही कहा फैलाएं। है मैं कि दोबारा कृपया करके कहता हूं, लॉकडाउन का वो मध्य स्वरूप प्रदेश हो की जो सरकार हमने ने पहले जिस तरह देखा, से कोरोना की खतरनाक पहली था। लड़ाई बुंदेला जीती है, साहब, उसी आशीष साहब, संवेदनशीलता समय और कम है, चिंतनशीलता दरअसल से चर्चा इस को बार खत्म सचेत करने का है। वक्त आ गया। कांग्रेस ही सिर्फ हाथ के आगे हर्षवर्धन बढ़ते रह साहब, फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा। राजनीतिक बहस जो आज हमने अपने इस कार्यक्रम के दौरान देखी, आपको लगता है कि अभी भी गंभीरता है या फिर आपको लगता है कि नहीं, ज़रूरत और इसे बढ़ाने की? हम ये उम्मीद करते हैं पॉलिटिशियन से कि वो थोड़ा परिपक्व रवैया अपनाएं कोरोना को लेके, और जनता को ये समझना चाहिए कि अभी कोरोना का संकट ख़त्म नहीं हुआ है। हमें कम से कम साल 2 साल इसके साथ जीना पड़ सकता है, टीकाकरण में समय लग सकता है। तब तक अपनी जान की हिफाजत स्वयं करें और जहाँ तक संभव हो सके बड़े पॉलिटिकल प्रोग्राम पे रोक लगाई जाए। ठीक है, दरअसल सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, और फिर या फिर हम और आप हों, यानी आम नागरिक हों। एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज आज भी दुनिया में किसी के पास नहीं है। सावधानी ही बचाव है, तो फिर सावधान रहिए और अवॉइड करिए। बाकी दुनिया और राजनीति तो ऐसी चीज़ें हैं जो चलती रहेंगी। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे देखिए अफसरनामा सीनियर IPS पवन श्रीवास्तव के साथ। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।